हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिनेमा का सफ़र। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी सेक्टर 36 को, जिसके मेन लीड हैं विक्रांत मैसी। मूवी थ्रिलर से भरी हुई है, आपको मूवी कहीं भी बोर नहीं करेगी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है विक्रांत मैसी यानी प्रेम से, जो अपने सोफे पर लेटकर केबीसी देख रहा होता है और उसे केबीसी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब वो ये शो देख रहा होता है तभी उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि प्रेम काम की वजह से दिल्ली में रहता है और उसकी वाइफ और उसकी 6 साल की बेटी गाँव में। प्रेम अपनी वाइफ को डेली कॉल करता है क्योंकि उसकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है। फिर कॉल कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेम ने एक लड़की को किडनैप कर रखा है, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है। फिर प्रेम का एक खौफनाक चेहरा सामने आता है, जहां वो उस लड़की को चाकू की मदद से बेरहमी से मार देता है और उसकी बॉडी को कई टुकड़ों में काट डालता है। फिर मूवी में हमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रामचरण पांडे के बारे में बताया जाता है, जो उसी एरिया से है जहां प्रेम वो सब खौफनाक हरकतें कर रहा है। की फैमिली में वो 3 लोग हैं, वो उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसे वो खुद डेली स्कूल छोड़ता है और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि वो उस एरिया का एसआई है। फिर हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चों की फ़ोटोज़ लगी होती हैं जो मिसिंग थे। पुलिस के अनुसार वो बच्चे मिसिंग नहीं थे, वो बस खुद ही कहीं चले गए हैं। फिर आगे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी बेटी भी गायब हो जाती है और वो कंप्लेन लिखाने आता है, लेकिन पांडे जी मिसिंग वाले केसों पर इतना फोकस करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी थ्योरी तो आप लोग जान ही चुके हैं। इसलिए उस लड़की के पापा उस लड़की की फ़ोटो मिसिंग बोर्ड पर लगाकर चले जाते हैं। ये लड़की वही लड़की होती है जिसको प्रेम ने मारा होता है। फिर हमें एक कस्बे के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल एक नाले में गिर जाती है। तो उनमें से एक बच्चा अली जब उस बॉल को निकालने के लिए जाता है तो उसे नाले में एक हाथ दिखाई देता है और वो हाथ पूरी तरीके से कंकाल बन चुका होता है। तो वो सबको बुला लेता है। फिर वो लोग पुलिस को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो पांडे जी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, पर वो लोग उस हाथ को बंदर का हाथ समझ रहे होते हैं। पर पांडे जी की तो अलग ही थ्योरी चल रही होती है कि ये हाथ हमारे इलाके का है ही नहीं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई। फिर वो उस बच्चे अली को 100 रुपये देते हैं इनाम के रूप में, और ये सब होते हुए प्रेम देख रहा होता है और इन सब से हमें पता चलता है कि प्रेम भी वहीं पास में कहीं रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अली की फैमिली पर, जहाँ उनके घर में अंडा ख़त्म हो जाता है। तो अली अंडे लेने के लिए घर से निकलता है और उसे रास्ते में प्रेम मिल जाता है। प्रेम उसे चॉकलेट देने के बहाने किडनैप कर लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ वह अली को बांध देता है और अली उससे कहता है कि मेरे पापा के पास गन है और वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो प्रेम उससे कहता है कि बचने वाला तो तू नहीं है, मैं तेरे इतने टुकड़े करूँगा कि कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है चंबा 1983 में, जहाँ प्रेम के बचपन के बारे में बताया जाता है कि वह अपने मामा के साथ रहता था, जिनकी एक मीट शॉप थी। और जब मीट शॉप का काम ख़त्म हो जाता था तो वह दुकान का शटर बंद करके प्रेम के साथ गलत हरकतें करता था। प्रेम उन चीज़ों को एक हद तक सहता है और एक दिन जब वह आदमी यह सब चीज़ें उसके साथ कर रहा होता है तो प्रेम उसे मार डालता है। फिर मूवी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ प्रेम अपनी पत्नी से कॉल पर बात कर रहा होता है। उसी दौरान उसे किसी छोटे लाल नाम के कंपाउंडर का कॉल आता है और प्रेम उससे मिलने चला जाता है। उनकी बातचीत में हमें यह पता चलता है कि वे दोनों मिलकर बच्चों के ऑर्गन्स की तस्करी करते हैं। प्रेम बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन्स निकाल लेता है और छोटे लाल को दे देता है, जिससे उन्हें काफ़ी पैसे मिलते हैं और बची हुई बॉडी को वे दोनों ठिकाने लगा देते हैं या फिर नाले में फेंक देते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि प्रेम एक बहुत अमीर आदमी के यहाँ नौकर है,
पर वह आदमी घर पर बहुत कम रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी अमीर आदमी बस्सी पर, जो बेहद घटिया इंसान है। उसकी नज़र अपनी ही छोटी सी पोती पर होती है और जब वह उसके साथ गंदी हरकत करने ही वाला होता है तभी उस आदमी बस्सी की पत्नी वहाँ आ जाती है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि आज होता है उस बच्ची का बर्थडे। बस्सी लोगों की नज़र में बहुत ही रेप्यूटेड आदमी है और उसकी पुलिस वालों से बहुत अच्छी जान पहचान है, पर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि वह अंदर से कितना गिरा हुआ इंसान है। फिर एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है झुमकी। वह और उसकी फैमिली रामलीला देखने जा रहे होते हैं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। दूसरी तरफ हमें प्रेम की घटिया हरकतों का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि किस तरीके से उसने बच्चों को मारा है और जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उन सब को मारने में उसी का हाथ है। फिर सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है झुमकी पर, जो कि रामलीला देखने पहुंच चुकी होती है। तभी झुमकी को किसी का कॉल आता है और वह उससे मिलने चली जाती है। यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि पांडे जी भी रामलीला का हिस्सा हैं और वह रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है जिसने रावण का फेस मास्क पहना हुआ है और छोटे लाल भी वहीं अपनी वैन लेकर मौजूद होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन आगे, जहाँ झुमकी का पिता पांडे जी के पास आता है क्योंकि झुमकी उसी दिन गायब हो गई होती है। तो जब पांडे जी प्ले ख़त्म करके कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे होते हैं तो झुमकी का पिता उनसे कहता है कि आप प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, पर पांडे जी उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह भी भाग गई होगी क्योंकि कोई भी उस गंदे गटर में रहना नहीं चाहता। ये सब सुनकर झुमकी का पिता पांडे जी से कहता है कि अगर यह सब आपकी बेटी के साथ हुआ होता तब भी क्या आप यही कहते। इन सब बातों से पांडे जी भड़क जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। जब पांडे जी प्ले ख़त्म करके अपनी फैमिली के पास आते हैं तो वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ टॉयलेट गई है, मगर काफ़ी देर हो जाती है और उनकी बेटी वापस नहीं आती, तो वह उसे ढूंढने लगते हैं। और तभी उनकी नज़र प्रेम पर पड़ती है जिसने रावण वाला मास्क पहना हुआ होता है और वह उनकी बेटी को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा होता है। फिर पांडे जी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं और प्रेम उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और उनकी बेटी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। पांडे जी उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, मगर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और प्रेम वहाँ से बच निकलता है। फिर पांडे जी अस्पताल आते हैं अपनी बेटी के पास, जहाँ उनकी पत्नी उनसे कहती है कि क्या तुमने उस आदमी को पकड़ लिया जो हमारी बेटी को किडनैप करने वाला था। मगर पांडे जी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर पांडे जी को एहसास होता है कि यह कोई साधारण मिसिंग केस नहीं है और अगर आज वह सही समय पर नहीं पहुंचते तो उनकी बेटी भी इन सब का शिकार हो जाती। इन सब चीज़ों से पांडे जी की आंखें खुल जाती हैं और वह सब मामलों की इन्वेस्टिगेशन बारीकी से करना शुरू करते हैं। फिर वह झुमकी के पिता को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि झुमकी कहाँ से गायब हुई थी। तो झुमकी का पिता उसे बताता है कि वह बस्सी के घर के सामने से गायब हुई थी। तो पांडे जी बस्सी के घर पहुंच जाते हैं जहाँ प्रेम भी मौजूद होता है और वह बस्सी से झुमकी के बारे में पूछते हैं। बस्सी पंडित जी से कहता है कि जिस दिन वह लड़की गायब हुई वह घर पर नहीं था और दूसरी ओर झुमकी का पिता भी वहीं आ जाता है और बस्सी को गालियाँ देना शुरू कर देता है। बस्सी उसकी बात सुनकर पांडे जी को बताता है कि झुमकी एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसे उसके पिता ने ही ऐसा करने पर मजबूर किया था। यह सब सुनकर पांडे जी का खून खौल उठता है और वह झुमकी के पिता को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। इसी दौरान उन्हें डीजीपी का कॉल आता है जो बस्सी ने करवाया होता है और डीजीपी उनसे कहता है कि तुम्हें बस्सी के घर की जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांडे जी वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि प्रेम उनसे कहता है कि भी कोई बेटी है। तो पंडित जी उससे कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। और फिर प्रेम कहता है कि मेरी भी 6 साल की बेटी है, इससे बहुत डर लगता है क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। इसके बाद पांडे जी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहां डीजीपी उनसे मिलता है और उन्हें चेतावनी देता है कि आगे से बस्सी के घर जांच करने के बारे में सोचना भी मत।
फिर एक कांस्टेबल पांडे जी को बताता है कि झुमकी को एक रिक्शे वाला रोज़ छोड़ता था और वह पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है और उसका फ़ोन भी वह ले लेता है। उसके कॉल की हिस्ट्री से उन्हें प्रेम का नंबर मिलता है और पांडे जी समझ जाते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं प्रेम का हाथ है। वह ये सब डीजीपी को बताते हैं, लेकिन डीजीपी साफ मना कर देता है कि कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ हफ्ते बाद, जहाँ प्रेम और कंपाउंडर छोटे लाल बात कर रहे होते हैं और पांडे जी उन पर नज़र रखे हुए होते हैं। फिर पांडे जी छोटे लाल का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वे छोटे लाल की उसी वैन को देखते हैं जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को रामलीला वाले दिन अस्पताल ले जाकर छोड़ा था। वह सोचते हैं कि एम्बुलेंस उस दिन स्टार्ट थी, यानी प्रेम के साथ साथ छोटे लाल भी इन सब में शामिल है। इसलिए वह छोटे लाल को किडनैप कर लेते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करके उसका मुंह खुलवा लेते हैं। छोटे लाल सब उगल देता है और प्रेम के बारे में सब कुछ बता देता है ताकि वे एक्शन ले सकें। पांडे जी एक आईपीएस ऑफिसर को सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि डीजीपी कुछ भी करने से मना कर रहा होता है। फिर आईपीएस और पांडे जी केस की जांच शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ डीजीपी छोटे लाल के बारे में बस्सी को बता देता है और बस्सी अपने गुंडों को भेजकर आईपीएस और पांडे जी के पहुंचने से पहले ही छोटे लाल को उठवा लेता है। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। पांडे जी कांस्टेबल से पूछते हैं तो वह बताता है कि बस्सी के लोग उसे ले गए। तो पांडे जी उस कांस्टेबल से पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, तो वह कहता है कि मैं तो खाना खाने गया था। इस बात पर पांडे जी भड़क जाते हैं और उस कांस्टेबल की बहुत पिटाई करते हैं। फिर वो आईपीएस ऑफिसर पांडे जी से कहता है कि हमारे पास अभी भी प्रेम है, इसलिए वो अगले दिन प्रेम को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। प्रेम आता है और उनसे कहता है कि उसके पास आधा घंटा है, क्योंकि अभी 7:30 हुए हैं और वो 8 बजे से केबीसी देखता है। प्रेम से पूछताछ शुरू होती है, जिसमें पांडे जी उससे पूछते हैं कि झुमकी कहाँ है। प्रेम बताता है कि उसने झुमकी को मार डाला है। फिर पांडे जी उससे कहते हैं कि फिर तुमने उसके भी ऑर्गन निकाल लिए होंगे ताकि बेच सको। इस पर प्रेम कहता है नहीं, वह झुमकी से प्यार करता था, मगर वह उसे केवल एक नौकर मानती थी। एक दिन बस्सी घर पर नहीं था, तभी उसने झुमकी को बुलाया था और उसे पैसे भी देने चाहे, लेकिन वह उसे नौकर बुलाती है उस दिन और उसका बहुत अपमान करती है, इसलिए उसने उसे मार दिया। फिर वह अपने किए हुए हर गुनाह को कबूल करता है कि कैसे उसने उन बच्चों को मारा और यह सब उसने कहाँ से शुरू किया। वह अपने मामा के बारे में बताता है कि उसका मामा उसके साथ क्या करता था और उसने उसे भी मार डाला और उसका मीट खा गया और तभी से उसे इंसानों का मीट चाहिए था, इसलिए वो यह सब करता है और ऑर्गन्स को वह बेच देता है और बची हुई बॉडी को ठिकाने लगा देता है। फिर पुलिस वाले उसे उसी जगह पर ले जाते हैं जहां उसने सभी बॉडी को ठिकाने लगाया होता है, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, तो वह खुद ही खोदना शुरू कर देता है और वहां से कंकाल ही कंकाल मिलते हैं। ये देखकर सभी की रूह कांप जाती है। फिर बस्सी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और एक टीम का गठन किया जाता है जो बस्सी से पूछताछ करेगी और उसका लीडर होता है डीजीपी। डीजीपी बस्सी का ही आदमी होता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। डीजीपी मीडिया के सामने सारे इल्ज़ाम प्रेम पर डाल देता है कि यह सब उसी ने किया है और बस्सी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी पांडे जी भी यह सब सुन रहे होते हैं और वह आईपीएस को कॉल करके कहते हैं कि बस्सी भी इन सब में शामिल है और वह इसलिए प्रेम से मिलना चाहता है। वह प्रेम से फिर मिलते हैं, जहां वह प्रेम को बताते हैं कि वो फिर से बाप बन गया है। वह भी बताते हैं कि बस्सी ने छोटे लाल को मरवा दिया है और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया है। ये सब बात सुनकर प्रेम पांडे जी को सब बता देता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि पांडे जी प्रेम के गांव में जा रहे होते हैं और एक कांस्टेबल उन्हें एक लैपटॉप देता है और वह गांव के लिए निकल जाते हैं। वह प्रेम के गांव पहुंच जाते हैं और उसकी पत्नी से एक सीडी मांगते हैं जिसमें बस्सी की गलत हरकतों की फुटेज होती है कि वह किस तरह से लड़कियों के साथ गलत काम करता था। जब पांडे जी उस कैसेट को लेकर गांव से वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें कोई बस नहीं मिलती रास्ते में, इसलिए
उन्हें एक कार से लिफ्ट लेनी पड़ती है और उस कार में बस्सी के ही गुंडे होते हैं और वह पांडे जी को मार देते हैं। फिर कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ वह कांस्टेबल जिसने लैपटॉप दिया था अब वो बन चुका था एसआई, यानी पांडे जी के बारे में बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ही कांस्टेबल था। और पांडे जी की फ़ोटो भी उसी मिसिंग बोर्ड पर लटकी होती है। और मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब किसी और कांस्टेबल को एक और सीडी मिलती है और सीडी पर लिखा होता है और भी सदाबहार गाने, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी दिलचस्प कहानी मिस ना कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और देखते रहें सिनेमा का सफ़र। धन्यवाद।